नंबर 13, त्रुटि के लिए जगह। किसी भी योजना का सबसे बड़ा भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम न करे। अच्छे वित्तीय आचरण के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण एक असंभाव्य स्थान पर देखे जा सकते हैं, लॉस वेगास के कसीनो में। हाँ, सभी खिलाड़ियों के बीच नहीं, लेकिन कुछ ब्लैक जैक खिलाड़ियों का एक छोटा सा समूह जो कार्ड गिनने का अभ्यास करते हैं, साधारण लोगों को संपत्ति के प्रबंधन के बारे में कुछ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बात सिखा सकते हैं। त्रुटि के स्थान का महत्व। ब्लैक जैक कार्ड की गिनती के मूल सिद्धांत सरल हैं। नंबर 1, कोई भी ये निश्चित रूप से नहीं जानता कि डीलर कौन सा कार्ड निकालेगा। नंबर 2, लेकिन इस बात पर निगाह बनाए रखने से कि कौन से कार्ड निकाले जा चुके हैं, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेक में कौन कौन से कार्ड बचे होंगे। नंबर 3, ऐसा करने से आपको किसी कार्ड के निकाले जाने के संयोगानुपात का पता चल सकता है। एक खिलाड़ी के रूप में आप तब अधिक बाजी लगाते हैं जब आप जो कार्ड पाना चाहते हैं उसे पाने का संयोगानुपात आपके पक्ष में हो, और तब कम जब ये संयोगानुपात आपके विरुद्ध हो। ये कैसे किया जाता है उसकी प्रक्रिया यहाँ मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि एक ब्लैक जैक कार्ड गिनने वाला ये जानता है कि वो संयोगानुपात का खेल खेल रहे हैं, न कि निश्चितता का। किसी भी बाजी में वो सोचते हैं कि उनके सही होने की संभावना है, लेकिन साथ ही ये भी जानते हैं कि वो गलत भी हो सकते हैं। उनका पेशा देखा जाए तो यह अजीब लग सकता है, लेकिन उनकी कार्यनीति पूर्णतः विनम्रता पर निर्भर करती है। इस बात की विनम्रता कि वो नहीं जानते और नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है, तो वो इसी हिसाब से खेलते हैं। कार्ड की गिनती का तरीका काम करता है क्योंकि ये संभावना को थोड़ा सा हाउस से खिलाड़ी की ओर झुका देता है। लेकिन जब संयोगानुपात आपके पक्ष में लगे और आप भारी रूप से बाजी लगाएं और अगर आप गलत निकलें तो आप इतना पैसा हार जाएंगे कि आपके पास खेलते रहने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब आप इतने सही हो कि आप अपने सामने रखी हर एक चिप दांव पर लगा दें। दुनिया किसी के लिए भी इतनी मेहरबान नहीं होती, कम से कम समान रूप से तो नहीं। आपको स्वयं को त्रुटि के लिए स्थान देना जरूरी है। आपको तब के लिए योजना बनानी है जब आपकी योजना काम न करे। ब्रिंगिंग डाउन द हाउस किताब में एक सफल कार्ड गिनने वाले की भूमिका में चित्रित केविन लुइस ने इस सिद्धांत के बारे में और अधिक लिखा। हालांकि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिद्ध होता है कि कार्ड की गिनती काम करती है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देती कि आप हर बाजी जीतेंगे। कसीनो की हर सैर तो रहने ही दें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास बदकिस्मती की मार झेलने के लिए पर्याप्त पैसा हो। मान लेते हैं कि आपके पास कसीनो के ऊपर लगभग 2% का लाभ है। उसका अब भी ये मतलब है कि कसीनो 49% समय जीत सकता है। इसलिए आपके पास इतना पैसा होना जरूरी है कि आप अपने खिलाफ भाग्य की मार को झेल सकें। एक अनुभव सिद्ध नियम ये है कि आपके पास कम से कम 100 मूल इकाइयां होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप $10,000 के साथ शुरुआत करते हैं तो आप आराम से $100 की इकाई के साथ खेल सकते हैं। इतिहास ऐसी अच्छी योजनाओं से भरा पड़ा है जिन्हें इतनी दूर ले जाया गया कि उनमें और खराब योजनाओं में अंतर ही न दिखे। त्रुटि के लिए जगह रखने में बुद्धिमत्ता यह है कि अनिश्चितता, अनियमितता, अज्ञात जीवन के सदा विद्यमान रहने वाले भाग हैं। उनका सामना करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो सोचते हैं कि होगा और क्या हो सकता है, जिसके बाद आपके अंदर लड़ने की शक्ति बची रहे, इनके बीच में अंतर को बढ़ाया जाए। बेंजामिन ग्राहम अपनी सुरक्षा सीमा के सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। इस बारे में उन्होंने विस्तार में और गणितीय विवरण के साथ लिखा, लेकिन इस सिद्धांत का मेरा पसंदीदा सारांश तब आया जब उन्होंने एक साक्षात्कार में ये कहा कि सुरक्षा सीमा का उद्देश्य पूर्वानुमान को अनावश्यक करना है। इस सरल से कथन में कितनी शक्ति है, ये और अधिक नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा सीमा, आप इसे त्रुटि के लिए स्थान या अतिरेकता भी कह सकते हैं। ऐसे संसार में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहने का एकमात्र तरीका है जो संभावनाओं से चलता है, निश्चितता से नहीं। और संपत्ति से संबंधित लगभग सब कुछ इसी संसार में पाया जाता है। सुनिश्चितता के साथ पूर्वानुमान करना कठिन है। कार्ड की गिनती करने वाला यह स्पष्ट रूप से जानता है, क्योंकि कोई भी संभव रूप से नहीं जान सकता कि फेंटे हुए डेक में कोई कार्ड कहां पर होगा। ये उन लोगों के लिए इतना स्पष्ट नहीं है जो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, अगले 10 वर्षों में स्टॉक मार्केट का औसत वार्षिक प्रतिफल कितना होगा, या मैं किस तारीख पर सेवानिवृत्त हो पाऊंगा। लेकिन मूल रूप से ये दोनों चीज एक जैसे ही हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि संभावनाओं के बारे में सोचें। ग्राहम की सुरक्षा सीमा एक सरल सा सुझाव है कि हमें संसार को श्वेत और श्याम, भविष्यवचनीय या जुआ के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग संपत्ति के साथ जो भी करते हैं उसमें त्रुटि के स्थान की आवश्यकता को कम आंकते हैं। स्टॉक विश्लेषक अपने ग्राहकों को मूल्य सीमा के बजाय मूल्य लक्ष्य देते हैं। आर्थिक पूर्वानुमानकर्ता सटीक आंकड़ों का अनुमान लगाते हैं, व्यापक संभावनाओं का नहीं। वो पंडित जो अडिग निश्चितता की बातें करता है उसके अनुयायियों की संख्या कहीं अधिक होगी, बजाय उसके जो ये कहे हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते, या फिर जो संभावना की बात करे। हम हर प्रकार के वित्तीय उद्यम में ऐसा करते हैं, विशेषता उनमें जो हमारे खुद के निर्णयों से संबंधित हों।
हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक मैक्स बेजरमैन ने एक बार दर्शाया कि दूसरे लोगों के घरों की नवीनीकरण योजनाओं को आंकते हुए अधिकतर लोग अनुमान लगाते हैं कि यह योजना 25% से 50% के बीच के बजट से ऊपर होगी। लेकिन बात जब अपनी योजनाओं की आती है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि नवीनीकरण समय और बजट के भीतर समाप्त हो जाएगा। दो बातें हैं जो त्रुटि के स्थान को टालने का कारण बनती हैं। पहली ये धारणा कि हमें ये पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, जो इसका विपरीत मान लेने की बेचैनी से जन्म लेती है। दूसरी ये कि इसलिए आप वो आवश्यक कदम न उठाकर अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं जो उस भविष्य को ठीक वैसे ही सच कर सकें। लेकिन त्रुटि का स्थान अगोचर है और इसे गलत समझा जाता है। इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखा जाता है, जिसे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते या अपने विचारों पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब इसे उचित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये इसका ठीक विपरीत होता है। त्रुटि के लिए स्थान आपको विभिन्न परिणामों को सहन करने की क्षमता देता है और सहन शक्ति आपको इतने लंबे समय तक टिके रहने देती है कि किसी कम संभावना के परिणाम से लाभ उठाने की संभाव्यता। अधिक बड़े लाभ कभी कभार होते हैं, या तो इसलिए कि वो अक्सर नहीं हुआ करते या फिर इसलिए कि उन्हें संयोजित होने में समय लगता है। इसलिए वो व्यक्ति जिसकी कार्यनीति के एक भाग में त्रुटि के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है ताकि वो अन्य स्टॉक में कठिनाई झेल सके, वो उस व्यक्ति से बेहतर है जो गलत होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाए और खेल खत्म हो। बिल गेट्स ने इस बात को अच्छी तरह समझा था। जब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अत्यंत रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपनाया कि मुझे मेरे बैंक में इतना धन चाहिए कि अगर हमें अदायगी ना भी मिले तो भी हम कम से कम 1 वर्ष तक कुल वेतन का भुगतान करते रहें। वॉरेन बफेट ने भी 2008 में बर्कशायर हैथवे शेयर धारकों से बात करते हुए कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया। मैंने प्रतिज्ञा की है आपसे, रेटिंग एजेंसियों से और अपने आप से कि मैं बर्कशायर को हमेशा प्रचुर से अधिक नकद के साथ चलाऊंगा। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं अधिक लाभ की उम्मीद में एक रात की नींद भी खराब नहीं करूंगा। ऐसे कुछ स्थान हैं जहां निवेशकों को त्रुटि के स्थान के बारे में सोचना चाहिए। एक है अस्थिरता। क्या आप अपनी संपत्ति में 30% की गिरावट झेल पाएंगे? स्प्रेडशीट पर अपने बिल चुकाने और नकदी प्रवाह को बनाए रखने में। लेकिन मानसिक रूप से 30% की गिरावट आपके जहन पर क्या प्रभाव डाल सकती है, इसे कम आंकना आसान है। सबसे बड़ा अवसर सामने आते ही आपका आत्मविश्वास नीचे गिर सकता है। आप या आपके जीवन साथी सोच सकते हैं कि अब किसी नई योजना या फिर नए करियर का समय है। मैं ऐसे कई निवेशकों को जानता हूं जिन्होंने घाटा झेलने के बाद हार मान ली क्योंकि वो थक चुके थे, शारीरिक रूप से थक चुके थे। स्प्रेडशीट्स आपको ये जरूर बता सकती हैं कि आंकड़े कब काम करेंगे और कब नहीं, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकती कि जब आप रात में अपने बच्चों को सुलाते समय ये सोच रहे हो कि अगर आपके द्वारा लिए गए निवेश निर्णय गलत निकले जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप तकनीकी तौर पर क्या सहन कर सकते हैं और भावनात्मक तौर पर क्या संभव है। इसके बीच का अंतर त्रुटि के स्थान का एक अनदेखा संस्करण है। दूसरा है सेवानिवृत्ति के लिए बचत। हम इतिहास की ओर देखकर जान सकते हैं। उदाहरण के लिए यूएस स्टॉक मार्केट ने 1870 से मुद्रास्फीति के बाद 6.8% का औसत वार्षिक प्रतिफल दिया है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हुए अपने खुद के विविध पोर्टफोलियो से क्या अपेक्षा रखी जाए, ये उसका अनुमान लगाने के लिए एक यथोचित सन्निकटन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिफल के इन अनुमानों को आप वापस उस राशि में जोड़ सकते हैं जो आपको हर महीने अपना बचत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बचानी होगी। लेकिन क्या हो अगर भविष्य प्रतिफल कम निकले, या फिर अगर दीर्घकालिक भविष्य का अच्छा अनुमान हो और आपकी सेवानिवृत्ति की तारीख 2009 के जैसे भीषण बियर मार्केट के बीच में पड़ जाए? क्या हो अगर भविष्य में होने वाला बियर मार्केट आपको भयभीत कर दे और आप अपने स्टॉक गंवा दें और फिर आगे चलकर बुल मार्केट से चूक जाएं और अंततः मार्केट औसत से कम प्रतिफल कमा पाएं? और क्या हो अगर आपको 30 की उम्र में किसी मेडिकल आपत्ति का पैसा भरने के लिए अपने सेवानिवृत्ति खाते को खाली करना पड़ जाए? इन सारे क्या हो अगर प्रश्नों का जवाब है जैसे आपने अनुमान लगाया था, आप वैसे सेवानिवृत्त नहीं हो पाएंगे, जो एक बड़ी समस्या हो सकती है। समाधान सरल है, अपने भविष्य के प्रतिफल का हिसाब करते हुए त्रुटि के लिए स्थान रखें। ये विज्ञान से अधिक कला है। अपने खुद के निवेश के लिए, जिसके बारे में मैं विस्तार से 20वें अध्याय में बताऊंगा, मेरा अनुमान है कि भविष्य प्रतिफल जो मैं अपने जीवन काल में कमाऊंगा वो ऐतिहासिक औसत की तुलना में 1/3 कम होगा। इसलिए मैं उससे अधिक बचाता हूँ, जितना मैं ये मानकर बचाता कि भविष्य अतीत की तरह होगा। ये मेरी सुरक्षा सीमा है। भविष्य अतीत के मुकाबले 1/3 कम से कहीं अधिक खराब हो सकता है, लेकिन कोई भी सीमा सुरक्षा 100% गारंटी नहीं दे सकती। मैं रात में चैन से सो सकूं, इसके लिए 1/3 का बफर पर्याप्त है। और अगर भविष्य अतीत के जैसा निकला तो ये मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। चार्ली मंगेर कहते हैं, परम सुख प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लक्ष्य छोटा रखा जाए। अद्भुत।
त्रुटि के स्थान का एक और महत्वपूर्ण संबंधी जोखिम उठाते समय आशावाद पूर्वाग्रह है। रशियन रूलेट को आंकड़ों की दृष्टि से काम करना चाहिए। सह लक्षण हितकारी संयोगानुपात से लगाव, जब नकारात्मक पहलू किसी भी हाल में स्वीकार्य न हो। नासिम तालिब कहते हैं, आप जोखिम को पसंद करने वाले हो सकते हैं और विनाश से पूर्णतः प्रतिकूल भी, और वास्तव में आपको होना भी चाहिए। बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी जोखिम जो आपको बर्बाद कर दे लेने लायक नहीं है। रशियन रूलेट खेलते हुए संयोगानुपात आपके पक्ष में होता है, लेकिन नकारात्मक पहलू का जोखिम सकारात्मक संभाव्यता के योग्य नहीं है। ऐसी कोई सुरक्षा सीमा नहीं है जो जोखिम की भरपाई कर सके। संपत्ति के साथ भी ऐसा ही है। अनेकों लाभप्रद चीजों का संयोगानुपात आपके पक्ष में होता है। अधिक वर्षों में रियल एस्टेट के दाम ऊपर जाते हैं और अधिकतर वर्षों के दौरान आपको हर सप्ताह वेतन भी मिलता है। लेकिन अगर किसी बात के 95% सही होने की संभावना है तो 5% गलत होने की संभावना का मतलब है कि आप नकारात्मक पहलू को जीवन में कभी न कभी अवश्य ही अनुभव करेंगे। और अगर नकारात्मक पहलू का मूल्य विनाश है तो बाकी 95% का सकारात्मक परिणाम इस जोखिम के योग्य नहीं है, चाहे फिर वो कितना भी आकर्षक लगे। लीवरेज यहाँ पर दोषी है। लीवरेज यानी अपनी संपत्ति को आगे ले जाने के लिए ऋण लेना नित्य जोखिम को विनाशकारी बना देता है। खतरा यह है कि कई बार तर्कसंगत आशावाद अपनी आड़ में विनाश की संभावना को छुपाए रहता है। फलतः हम जोखिम को बाकायदा कम आंकते हैं। आवास मूल्य में पिछले दशक में 30% की गिरावट आई। कुछ कंपनियां ऋण का भुगतान नहीं कर पाई। ये पूंजीवाद है, ऐसा होता है। लेकिन जिनके पास लीवरेज था उन्हें दोहरा विनाश झेलना पड़ा। वो न सिर्फ दिवालिया हुए बल्कि बर्बाद होने के कारण ने वापस उठ खड़े होने और सही अवसर का लाभ उठाने की हर संभावना को मिटा दिया। एक ऐसा गृहस्वामी जो 2009 में पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसके 2010 की कम गिरवी दर का लाभ उठाने की कोई संभावना ही नहीं थी। लेमन भ्राता 2009 के सस्ते ऋण में निवेश कर ही नहीं सकते थे। उनका काम तमाम हो चुका था। इसे समझने के लिए मैं अपनी खुद की संपत्ति को डंबल के रूप में देखता हूँ। एक भाग के साथ मैं जोखिम उठाता हूँ और दूसरे के बारे में मैं भयभीत रहता हूँ। ये असंगत नहीं है, लेकिन संपत्ति का मनोविज्ञान आपको ये मानने के लिए तत्पर करेगा कि ये है। मैं सिर्फ इस बात को निश्चित करना चाहता हूँ कि मैं अपनी जोखिम की अदायगी देखने तक बना रहूं। सफल होने के लिए आपको टिके रहना जरूरी है। मैं वो बात फिर से दोहराना चाहूंगा जो इस किताब में पहले भी कही जा चुकी है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें और जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता अनंत रूप से निवेश पर प्रतिफल प्रदान करती है। आप जो होने की उम्मीद करते हैं, त्रुटि का स्थान उसके चारों ओर की सीमा को बढ़ाने से कहीं अधिक करता है। ये आपको ऐसी चीजों से सुरक्षित रखने में भी सहायता करता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और जो अत्यधिक कष्टप्रद घटनाएं हो सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ ही लोगों के जोखिम झेलने की अनेकों चौंका देने वाली कहानियां भी सामने आईं। इनमें से एक 1942 में सामने आई, जब एक जर्मन टैंक यूनिट शहर के बाहर घास के मैदानों में रिजर्व के तौर पर खड़ा था। जब अगली पंक्ति में टैंकों की अत्यंत आवश्यकता थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उनमें से एक ने भी काम नहीं किया। यूनिट के 104 टैंकों में से 20 से भी कम काम कर रहे थे। इंजीनियरों ने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। इतिहासकार विलियम क्रेग लिखते हैं, अगली पंक्ति में कई सप्ताह की निष्क्रियता के दौरान खेतों के चूहे वाहनों में घुसकर रहने लगे थे और उन्होंने विद्युत प्रणाली से इंसुलेशन को कतर दिया था। जर्मन लोगों के पास विश्व के सबसे परिष्कृत उदाहरण थे और फिर भी वो चूहों से हार गए। आप उनके अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं। ये शायद कभी उनके जहन में भी नहीं आया होगा। ऐसा कौन सा टैंक डिजाइनर होगा जो चूहों से सुरक्षा के बारे में सोचेगा? कोई तर्कसंगत व्यक्ति तो नहीं, और खासकर वो जिसने टैंकों का इतिहास पढ़ा हो। लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आप हर तरह के जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं, सिवाय उसके जो इतना मूर्खतापूर्ण लगे कि कभी आपके दिमाग से ही न होकर गुजरे। और इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें ही सबसे अधिक हानि पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जितना आप सोचते हैं वो उससे कहीं अधिक बार होती हैं और आप नहीं समझ पाते कि उनका सामना कैसे किया जाए। 2006 में वॉरेन बफेट ने अपने संभाव्य प्रतिस्थापन के लिए खोज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो गंभीर जोखिम को पहचानने और उससे बचने के लिए आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित हो, साथ ही वो जोखिम भी जो पहले कभी सामने न आए हो। मैंने ये कौशल ऐसे कई स्टार्टअप्स में देखा है जिन्हें मेरी कंपनी कोलैबोरेटिव फंड ने समर्थन किया है। किसी भी संस्थापक से उन जोखिमों की सूची बनाने को कहिए जिसका वो सामना करते हैं, और सामान्य जोखिम ही बताए जाते हैं। लेकिन एक स्टार्टअप को चलाने के अनुमानित संघर्षों के अलावा यहाँ ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना हमने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में किया है। नंबर 1, पानी के पाइप फटने से एक कंपनी का कार्यालय पानी के भराव से नष्ट हो गया। नंबर 2, एक कंपनी के कार्यालय में 3 बार चोरी हुई। नंबर 3, एक कंपनी को उसकी उत्पादन इकाई से बाहर निकाल दिया गया। नंबर 4, एक स्टोर को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि एक ग्राहक ने स्वास्थ्य मंत्रालय को फोन करके ये शिकायत दर्ज की कि एक अन्य ग्राहक अपने कुत्ते के साथ अंदर आया था।
नंबर 5, एक अनुदान संचय समारोह के बीच एक कंपनी सीईओ की ईमेल स्पूफ कर ली गई, जिस पर उसे सारा ध्यान देना पड़ा। नंबर 6, एक संस्थापक को मानसिक विकार का सामना करना पड़ा। इनमें से कई घटनाएं कंपनी के भविष्य के लिए अस्तित्व संबंधी थी, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जिसका पूर्वाभास किया जा सके, क्योंकि इनमें से एक भी इन सीईओ में से किसी के साथ भी पहले नहीं हुई थी, या फिर किसी और ऐसे के साथ जिसे वो जानते हो। ये एकदम अज्ञात क्षेत्र था। परिभाषा के अनुसार इस तरह के अज्ञात जोखिमों से बचना असंभव है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उसके लिए आप तैयार भी नहीं हो सकते। इस तरह के जोखिमों से होने वाले नुकसान से बचने का अगर कोई तरीका है तो वो है असफलता के एकल बिंदुओं से बचना। जीवन में बहुत सी बातों के लिए एक अच्छा अनुभव सिद्ध नियम ये है कि हर वो चीज जो टूट सकती है वो अंततः टूटेगी भी। इसलिए अगर बहुत सी चीजें किसी एक चीज के चलने पर निर्भर करती हैं और वो टूट जाती है तो आप विनाश के कुछ ही दूर हैं। ये असफलता का एकल बिंदु है। कुछ लोग सफलता के एकल बिंदुओं से बचने में अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं। विमानों में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रणालियों का बैकअप होता है और उस बैकअप का भी बैकअप होता है। आधुनिक जेट में 4 अतिरिक्त विद्युत प्रणालियां होती हैं। आप सिर्फ एक इंजन के साथ उड़ सकते हैं और तकनीकी रूप से बिना किसी इंजन के जमीन पर उतर सकते हैं, क्योंकि हर जेट रनवे पर सिर्फ ब्रेक्स की सहायता से उतरने में सक्षम होना चाहिए, बिना इंजन के रिवर्स थ्रस्ट के। इसी प्रकार सस्पेंशन ब्रिज बहुत से केबल खोने के बाद भी बिना गिरे टिके रह सकते हैं। संपत्ति के साथ सबसे बड़ा असफलता का एकल बिंदु अपने अल्पावधि खर्च के लिए वेतन पर एकमात्र निर्भरता है। जब आपके पास कोई बचत ना हो आपके वर्तमान के खर्च और भविष्य के खर्च के बीच अंतर बनाने के लिए, वो तरकीब जो अक्सर अनदेखी रह जाती है सबसे धनवान लोगों द्वारा भी, वो हमने अध्याय 10 में देखी। ये समझना कि हमें बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। कार, घर या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन चीजों के लिए बचत की जाए जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते या जिन्हें बूझ नहीं सकते। खेत के चूहों का वित्तीय समकक्ष। इस बात का पूर्वानुमान लगाना कि आप अपनी बचत के पैसों को कैसे खर्च करेंगे, ये मानकर चलना है कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप ठीक तरह से नहीं जानते कि भविष्य में आपका खर्च कितना होगा, जो कोई नहीं जानता। मैं बहुत बचत करता हूं और मैं नहीं जानता कि भविष्य में इसे कहां खर्च करूंगा। कुछ ऐसी वित्तीय योजनाएं हैं जो सिर्फ ज्ञात जोखिम को ध्यान में रखती हैं। उनमें वास्तविक संसार में टिके रहने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सीमा होती है। वास्तव में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम न करे। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं ये आप पर कैसे लागू होता है। नंबर 14, आप बदलेंगे।